हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस किए थे। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स सी। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.5 है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी that NiCN whole 4 2 minus ion with square planar structure is diamagnetic and the NiCl4 2 minus ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें क्लियर है कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले तो निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट है NiCN होल 4 माइनस 2। तो अब इस केस में निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर X है, 4 साइनाइड पर -1 इज अ -2, तो X इक्वल्स टू +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल का जो प्राइमरी वैलेंसी है वो +2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4। अब निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। तो निकल 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2। और निकल को +2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल का 3d8 है, दिस इज 3d8 4s2 और आगे 4p ऑर्बिटल तो है ही, 4p40। ठीक है। अब निकल 28 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 हंस रूल के अकॉर्डिंग और 3d8 4s2। तो नाउ निकल 3d8 4s2। और अब Ni+2 कन्वर्ट करें तो निकल को जब हम निकल 28 को +2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये Ni+2 फॉर्म हो गया और इसमें 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल वेकेंट है। पर मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर हम 4Cn- ले रहे हैं। साइनाइड आयन क्या है? साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब सेंट्रल मेटल केटायन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उससे पहले इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को वो पीछे ले जाता है, या यूं बोलो कि पेयरिंग कर देता है, यानी आगे वाले ऑर्बिटल्स को खाली करवा देता है। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। लिगेंड के इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड। तो साइनाइड माइनस का जो फील्ड इफेक्ट है, साइनाइड माइनस का जो इफेक्ट है, उस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हो गए? तो अब ये साइनाइड बॉन्डिंग करेगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा। तो DsP2 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तरह से 1d ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल DsP2 फॉर्म करेगा। और DsP2 का जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो DsP2 इज स्क्वायर प्लेनर एंड, और इसमें अगर अपन ये देखें तो इसका शेप नहीं बना रहा हूँ, स्पेस कम है तो, और अपन पहले प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से देख चुके हैं इसको अपन। तो ये DsP2 बन गया। तो और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ये डायमैग्नेटिक हो गए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको बस यहीं तक एक्सप्लेन करना है।
हमको स्क्वायर प्लेनर शेप बनाने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है ये तो इसमें ये थोड़ी एक्सप्लेन करना है। स्क्वायर प्लेनर तो ऑलरेडी गिवन है इसमें, तो ये अपन लिखेंगे DsP2 है, तो इस वजह से ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या लिखेंगे NiCN, तो हम लिखेंगे साइनाइड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं 3D के दोनों, ये 3D के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों पेयर्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम इसकी जगह CN की जगह Cl ले लिया, ठीक है, 4 क्लोरीन ले लिए, यानी ये वाला आ गया। तो अब इस केस में भी निकल पर +2 ही है, पर यहाँ पर जो निकल +2 है वो निकल +2, ध्यान दें, यहाँ पर जो निकल +2 है, ये निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हटा दिए अपन ने। और फिर देखो यहाँ पर जो 4 क्लोराइड्स हैं, ये चारों क्लोराइड्स डायरेक्ट, अब मैंने क्या कहा था, जो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड मैंने आपको अभी बताया थे, आप 4 वीक लिगेंड लर्न कर लो। वाटर, हैलाइड, हैलाइड में क्या आ जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, F- Cl- Br- I- OH-, ये जो है ये हमेशा ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। H2O, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब X- और OH- आयन जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो 3D के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयरिंग नहीं करता है, उनको किसी भी तरह से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है, और ये जो वीक लिगेंड है वो अवेलेबल ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s and 3p, sp3 बॉन्डिंग हो गई इसमें, और 1 2 3 4, और sp3 है, dsp2 तो होता है स्क्वायर प्लेनर, तो sp3 क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई, इस वजह से दोनों 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। और म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट लिख देंगे म्यू इक्वल्स टू √n+2, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 2 + 2, तो √8 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। बोर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है, और म्यू की वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म की, म्यू की वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म को बताता है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे उसमें पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा है, मतलब म्यू की वैल्यू सजेस्ट क्या करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो ये तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये देखो NiCl4- इज पैरामैग्नेटिक, ये रहा। अब ये NCERT 9.6 क्वेश्चन है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हो गया ये। While NiCO4 is diamagnetic, though both are tetrahedral, ठीक है। तो NiCl4- तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो इसको मैं अब चेंज नहीं करूंगा, जस्ट बता दिया। ये sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, पर ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब CO जो होता है वो कार्बोनिल होता है, तो CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। CO क्या है, ये इसका नाम तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ब्रैकेट में 2 आयन, और ये न्यूट्रल है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल में CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और NiCO में निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है,
निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। हम ये निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकाल रहे हैं, NiCO4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पहले वाले केस में तो दोनों पे Na+2 था, ये X4CO0, तो X = 0 क्योंकि कार्बन ये कार्बोनिल पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, न्यूट्रल होता है। तो Na, तो यहां पर +2 नहीं आएगा और यहां पर ये का ये रह जाएगा। अब यहां होता क्या है, यहां पर होता ये कि ये स्ट्रक्चर बना लिया इसका वैसा का वैसे ही। अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, और ये जो CO है Na ही रहेगा बेटा। तो ये जो 4 CO हैं, जब ये 4 CO है तो ये कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो CO होता है। क्यों होता है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे CFT में, उसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, इस CO के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन सारे, इस CO के इन्फ्लुएंस में ये सारे इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाते हैं सारे। पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं CO के इन्फ्लुएंस में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ले लो, यानी ये इधर पेयरिंग कर दिया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले। अब अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4, तो 1 2 3 और 4, ये 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के NiCO4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। NiCO4 क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और निकल के अंदर, निकल में ये कार्बोनिल्स हैं, इनकी स्टडी में हम सेपरेट इस चैप्टर के एंड में कार्बोनिल्स का एक शॉर्ट डिस्कशन अलग से है। तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन टेट्राहेड्रल हो गए, दिस इज द टेट्राहेड्रल। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 0 है, इस केस में प्राइमरी वैलेंसी 0 क्योंकि निकल पे कोई चार्ज नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी 4 टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल है, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, इट इज डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन 9.6 है। क्योंकि स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप इसके लिए परेशान मत हो, आप खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन वैसे ही बाद में हम करते ही हैं। अब ये देख लो, बाकी उसी तरह के देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। FeS2O6 3+ is strongly paramagnetic whereas FeCN6, तो ये देखो ध्यान देना। तो यहां वाटर फिर वीक लिगेंड हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, FeS2O6+3 की, FeH2O6+3, तो यहाँ आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। कर निकाल के देख सकते हो बेटा, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये जो +3 है वो इसी का ही है। ये जो H2O पे 0 चार्ज है, तो ये +3 इसी का ही हुआ। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2, 3d6, तो ये 3d6 हो गया और 4s2 हो गया। वाटर जो है, जो 6 मॉलिक्यूल वाटर है, तो वाटर वीक लिगेंड है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा नहीं। तो उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लें अपन। ये तो Fe है, अभी Fe देख रहा है 3d6 4s2, Fe को +3 में कन्वर्ट करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो 2 तो ये निकाल दिए और 1 ये निकाल दिया। अब 6 मॉलिक्यूल वाटर और Fe +3 है, तो ये 3d5 हो जाएगा। तो फिर ये रीअरेंज होकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है।
हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है तो 3d5 ऐसा बनेगा बेटा। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5, और 3d5 मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि 3d5 जब बनता है तो वो हाफ फील्ड मेंटेन करेगा। तो 3d6, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि ये देखो Fe, अब आयरन को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, Fe+3 में, तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3d5, 3d5 4s 0 रहेगा, 4p 0 रहेगा, 4d 0 रहेगा। अब यहां पर ये Fe+ का वन टू थ्री फोर, अब डी इसलिए बना, डी क्यों बना रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा। अब आप ध्यान दो 3d5, तो 3d5 में क्या होगा, ये हाफ फील्ड बनाएगा, भले इलेक्ट्रॉन पहले इधर से निकलेगा पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रीअरेंजमेंट होकर 3d5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये Fe+2, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, Fe को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया Fe+3 में, और अब ये है 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, ये तो हो गया 4p 4s 4p और 4d आउटरमोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं, ये वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और 3d जो है वो पेलेंटिमेट शेल यानी n-1 है। अब 6 मॉलिक्यूल वाटर, तो 6 मॉलिक्यूल वाटर किसको यूज करेंगे, 6 मॉलिक्यूल वाटर अवेलेबल ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा dsp3d2 बन जाएगा, यानी ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसमें sp3d2, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, ठीक है, sp3d2 आ जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब वही इस तरह से स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा और ये इसके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये सेंटर Fe है और ये वाटर है, और ये +3, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी 6, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √n+2, n की वैल्यू 5 +2 √35 बोर मैग्नेटॉन, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.92 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। यानी ये हाईली पैरामैग्नेटिक हो गया, ये हाईली पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि इसमें म्यू की वैल्यू देखो 5.92 आ रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, और म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी की जगह हम ये ले लें साइनाइड, तो साइनाइड आते ही क्या होगा, ये Cn- हो गया, Cn-, तो ये -3 चार्ज आ रहा है, आयरन पर फिर +3 आएगा। आप इसको ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो आपको आता ही है, उससे यहाँ पर Fe पर +3 आएगा, Fe+3 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही आएगा। पर अब क्या है, अब Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Cn- जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो लिगेंड है वो CMC सेंट्रोमेटल कैटायन के CMC का के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग कर देता है, और उनकी पेयरिंग करके 6Cn-, ये देखो ये
ये साइनाइड माइनस की प्रेजेंस में। अब ये साइनाइड माइनस क्या, अब क्योंकि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो तो पेयर बन जाएंगे, एक अनपेयर्ड रह जाएगा क्योंकि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे साइनाइड। कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं जिसके अंदर वैलेंसी शेल, जिसके अंदर पेलेंटिमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर किसके डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो? पेलेंटिमेट शेल। तो आप यहां क्या देख रहे हो, जो हाइब्रिडाइजेशन में दोनों डी ऑर्बिटल यूज हुए वो 3D के हुए, 4D के नहीं हुए। 3D के हुए मतलब अंदर वालों के हुए, n-1 के हुए, पेलेंटिमेट शेल के हुए। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबकि अभी आपने जो ये वाला एग्जांपल देखा था, ये वाला, इसके अंदर जो दोनों डी ऑर्बिटल यूज हुए थे तो वैलेंसी शेल वाले हुए थे। और जब वैलेंसी शेल वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं आउटर फील्ड या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो जब सीधी बात है, जब 3D के डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, और जब 4D के ऑर्बिटल जैसे कि यहाँ पर तो खैर अंदर वाले हुए तो ये इनर फील्ड ऑर्बिटल है, और इस केस के अंदर 4D वाले यूज हुए तो ये वाला आउटर फील्ड और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये इनर फील्ड और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जो कि अभी बोर्ड पर दिख रहा है। अब आप देख लो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने रह गए। ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। कोऑर्डिनेट म्यू की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 1। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। n की वैल्यू अगर 1 रखोगे आप तो ये आ जाएगा √3। √3 होता है 1.72 बोर मैग्नेटॉन। तो ये वीक पैरामैग्नेटिज्म हो गया। इसमें पैरामैग्नेटिज्म जो आया वो वीक पैरामैग्नेटिज्म आया, यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से म्यू की वैल्यू 1.72 आई। जबकि प्रीवियस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे और म्यू की वैल्यू 5.92 आ गई थी। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो गया और ये वीक पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9.2 है। ये बोल रहा है कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो गिव द टेस्ट ऑफ Fe+2 ion, but CSO4 solution mixed with aqueous ammonium in 1:4 molar ratio does not give the taste of copper+2 ion. Explain। यानी ये पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब FeSO4 के सॉल्यूशन को अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, यानी हमारे पास FeSO4 का क्या है, हमारे पास FeSO4 का सॉल्यूशन है एक्वस, और दूसरा है अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन NH4 2SO4। अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, तो डबल सॉल्ट बनता है, मोर सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डबल सॉल्ट बनता है। मैं इसको कंपैरिजन में ले रहा हूं। तो ये दोनों, ये भी एक्वस ही है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट 0.6H2। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके 0.7H2, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? FeSO4 अमोनियम सल्फेट 0.7H2O। अब ये बन गया बेटा डबल सॉल्ट। क्या बन गया? आप कंसेप्ट पे फोकस करो। ये बन गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है? ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं और दोनों डिफरेंट क्रिस्टल्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद
हम उस सॉल्यूशन की कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करते हैं तो जो क्रिस्टल प्रेसिपिटेट होते हैं वो एक नए तरह के क्रिस्टल होते हैं जिसमें दोनों सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट आयंस एक न्यू अरेंजमेंट फॉर्म करके एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयोनिक क्रिस्टल जिनके लेटेस्ट पॉइंट्स पर, जिनके पॉजिटिव लेटेस्ट पॉइंट पर तो Fe+2 है, ये Fe+2 है और NH4+2 है, क्योंकि FeSO4 तो क्या दे रहा है Fe+2 और SO4-2। अमोनियम सल्फेट क्या दे रहा है, अमोनियम सल्फेट आयोनाइज होकर अमोनियम आयन NH4+ और SO4- आयन दे रहा है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा कि ये जो नया क्रिस्टल जिसको हम डबल सॉल्ट बोल रहे हैं, डबल सॉल्ट बोल ही इसीलिए रहे हैं कि दो सॉल्ट का मिलके नया क्रिस्टल बना जब दोनों को मिक्स किया। तो अब इस क्रिस्टल के अंदर केटायनिक और एनायनिक लेटिस पॉइंट होंगे, तो इसके अंदर केटायनिक लेटिस पॉइंट्स पर यानी केटायन क्रिस्टल के अंदर Fe+2 और NH4+ का अरेंजमेंट होगा और एनायन में कौन से एनायंस होंगे, सल्फेट एनायंस होंगे। तो एनायनिक लेटिस पॉइंट पर तो सल्फेट आयन होंगे और केटायन लेटिस पॉइंट पर Fe+2 और NH4+ आयंस होंगे। ये आयनिक ये बन गया। अब अगर हम वापस इसको वाटर में डालेंगे, अगर हम इसको वापस इसका वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जैसे ही हम इसका वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये, क्योंकि हमने क्या किया दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इसके इनिशियल एक्वस सॉल्यूशन में भी Fe+2 था, सल्फेट था, अमोनियम आयन था, सल्फेट था, लेकिन कूलिंग किया तो एक डबल सॉल्ट बन गया, क्रिस्टल बन गया। इस क्रिस्टल में Fe+2 और NH4+ और सल्फेट आयन का अरेंजमेंट होकर एक नया क्रिस्टल बन गया जिसको अपन डबल सॉल्ट कह रहे हैं। अब इसको मैं वापस वाटर में डाल दूंगा, इसको वाटर में डाल दूंगा तो वापस ये डिसॉल्व होने के बाद Fe+2 आयन, NH4+ आयन एंड सल्फेट आयन, ये वाले आयन देगा। इट गिव्स दीज आयंस। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके ये सॉल्ट बना लिया और इस सॉल्ट का वापस एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो इसमें ये तीनों आयन आएंगे। इसका मतलब ये इस डबल सॉल्ट का, जिसको हम मोर सॉल्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर सॉल्ट। तो ये जो मोर सॉल्ट है, ये मोर सॉल्ट में जितने भी आयंस हैं, ये तीनों तरह के, ये इसका एक्वस मीडियम में ये तीनों तरह के आयंस को रिलीज करेगा, जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन में Fe+2, NH4+ और सल्फेट आयन, तीन तरह के आयन है। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो Fe+2 का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, NH4+ का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और सल्फेट का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो तीनों का पॉजिटिव टेस्ट देगा ये। और इधर ये बोल रहा है कि जब हम CaSO4 के सॉल्यूशन में, अब आप देखो ये इधर क्या बोल रहा है कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में NH3 डाल देते हैं, 4NH3, 1:4 के ही रखा है इसने, देखो 1:4, तो ये 1 है और ये 4 है। और हम जब इसको ये बनाते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो NH3 एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, NH3 एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, NH3 गुड लिगेंड है। और NH3 जब अच्छा लिगेंड है तो ये कॉपर+2 आयन के साथ, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन, SO4-2 आयन और 4NH3 बन जाती है। अब ये जो 4NH3 है, ये जो 4NH3 है यानी अमोनिया है जो अच्छा लिगेंड है, ये इजीली अपना लोन पेयर इनको दे देगा और इसके साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना देगा CuNH3 और ये +2, ठीक है, क्योंकि NH3 तो ये बन जाएगा टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और ये जो सल्फेट है इस +2 को न्यूट्रल कर देगा, तो ये +2 और ये -2 ये दोनों न्यूट्रल हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब यहाँ पर ये तो अनआयोनाइजेबल है, यानी अब जब वापस इसको हम पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये इस तरह से आयोनाइज होगा, ये इस तरह से आयोनाइज होगा CuNH3 +2
NSO4-2। तो ये अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके इनिशियल सॉल्यूशन में तो कॉपर +2 था, इसके इनिशियल सॉल्यूशन में तो कॉपर +2 था, यानी CSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कॉपर +2 था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें अमोनिया डाल दिया, NH3 डाल दिया, तो इस NH3 ने इन कॉपर +2 से कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये कॉम्प्लेक्स वापस अगर आयनाइज होता है तो CuNH3 4+2SO4 होता है। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो फर्दर आयनाइज नहीं होता है। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 नहीं है। CSO4 के सॉल्यूशन में तो कॉपर +2 है, अमोनिया डालने के बाद ये रिएक्शन हो गया और फिर ये इस तरह से आयनाइज हो गया। तो NH3 डालने के बाद टेट्राअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट जो कॉम्प्लेक्स बन गया उसका आयनाइजेशन ऐसे होगा। तो ऐसे होने की वजह से अपन को दिख ही रहा है कि इसमें कॉपर +2 आयन नहीं है। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो सल्फेट आयन का तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन कॉपर +2 का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कॉपर +2 नहीं है। कॉपर +2 की जगह क्या है, CuNH3 4+2 है। तो ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। और लेबोरेटरी में इसका एनालिटिकल टेस्ट भी जब हम करते हैं तो ये वाला टेस्ट करते हैं। कॉपर +2 अगर हमारे पास सॉल्ट में है, अगर हमारे किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 है तो हम उसमें अमोनिया NH3 डालते हैं तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट। तो ये इसका रीजन देना है। अब इसमें दूसरा आ जाता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये वैसे बुक में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस ये आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। उसका रीजन ये है कि इससे हम किसी भी सेंट्रल मेटल कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सीधी बात है, अगर मैं इसको सिंपल ही बात करूं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये K4FeCN6 है, ये Na2 NiCl4 है, ये CuNH3 4SO4 है, ये TiS2O6Cl3 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप जानते ही हो। तो इसमें जो ये सेंट्रल मेटल कैटायन है, ये वाला जो रेड कलर का ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल मेटल कैटायन के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो EAN है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है EAN है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। Fe में नहीं, K4FeCN6 के इस Fe में अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। TiS2O6Cl3 के इस टाइटेनियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, Ti का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आती है। तो अगर मैं आयरन की बात करूं, मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेशेंस मैं बार बार बोलता हूं आपको होना चाहिए, क्योंकि हर चीज मेरे लिखते ही और मेरे बोलने से ही समझ में नहीं आती है। आपको भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट इनिशियल लर्नर है, हर चीज पहली बार सीख रहे हैं। तो ध्यान से फोकस भी करोगे और फिर कुछ एग्जांपल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो हमारा Fe है सेंटर एटम। तो अब Fe में Fe26, तो आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2। तो सबसे पहले मैं Fe में पहले तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं। तो Fe में कितने हो गए, 26। अब K4FeCN6 में Fe में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 26। Fe से जैसे मैंने Fe+2 बनाया, Fe से जैसे ही मैंने क्या बनाया, Fe+2 बनाया, तो
अब Fe+2 ध्यान देना, Fe+2 क्योंकि यहाँ इस आयरन पर +2 है, तो 26 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 26 से इलेक्ट्रॉन हो गए 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन होने के बाद सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। तो 6 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 कर दो, 6 इंटू 2 कर दो तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब इस Fe+2 को टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं? इस Fe+2 को टोटल इलेक्ट्रॉन 12 मिले हैं। इस Fe+2 को टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए? 12 मिल गए। तो अब क्या हो गया? ये 6 इंटू 2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया? 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 36। किसका? तो K4FeCN6 में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। कितना इजी है बेटा, बहुत इजी है। बुक्स के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें अब एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। 36 का मतलब क्रिप्टॉन जैसा हो गया। 36 का मतलब क्या हो गया? क्रिप्टॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अपन जानते हैं कि पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और जिंक के बाद गैलियम, और गैलियम से चलते चलते क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन 36 होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है। तो आप ध्यान दो बेटा, मैं वापस लिखता हूं एक बार। ये देखो हमारे पास, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पोटेशियम, कैल्शियम, तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और फिर ये चलते चलते लास्ट में क्या आ जाता है? क्रिप्टॉन। और भी थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दो। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, और आगे चलते चलते ये क्रिप्टॉन। तो ये देखो, ये तो था 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 36। तो अपन को ये शुरू से मालूम है कि हर एलिमेंट अपने अंदर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डिमांड करता है। हर एलिमेंट, हर आयन की क्या डिमांड रहती है? उसकी ये डिमांड रहती है कि वो कैसा हो जाए, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंटेन हो जाए, नोबल गैस का। तो Mn क्या चाहेगा? क्रिप्टॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और क्रिप्टॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। यानी क्रिप्टॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ये जो मेटल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स अपने आप को कहां ले जाने की कोशिश करते हैं? ये कि हम किसी भी तरह से ये आयरन अपने अंदर 36 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आयरन में क्या हो गया? Fe से Fe+2 बना। आयरन के केस में क्या हुआ? Fe से Fe+2 बन गया। अब जब Fe से Fe+2 बन गया तो पहले तो 26 इलेक्ट्रॉन थे और दो कम हो गए, 24। अब आप ये सोचो, अब आप देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं।
अब आप ये देखो, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है ये, एक दूसरे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आयरन को किसके बराबर जाना है? आयरन को 36 तक पहुंचना है। 36 तक पहुंचना है तो Fe में 26 है और Fe+2 में 24 इलेक्ट्रॉन्स है। अब तो 24 इलेक्ट्रॉन प्लस x इक्वल्स टू 36। अब x की वैल्यू क्या होगी? यानी x की वैल्यू क्या होगी? इसका एडिशन 36 हो जाए, 24 प्लस x का एडिशन 36 हो जाए, तो यहां पर कितना आएगा? 12 का मतलब क्या हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? 6, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब इसका हाफ कर दो तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी। क्योंकि अब इसको Fe+2 को, अब जो Fe+2 है बेटा, Fe+2 को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि Fe+2 में 24 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो Fe+2 को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब Fe+2 को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 12 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स की नीड कितने लिगेंड कंप्लीट करेंगे? 6, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल केटायन को देके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसको कर दो हाफ, तो 12 डिवाइड बाय 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 6। इसका मतलब Fe+2 का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 6 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है, जो यहाँ 12 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आयरन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो आप थोड़ा सा सोचो बेटा कि आयरन के सारे कॉम्प्लेक्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर ही थे। अब एक क्वेश्चन और आता है। अब इसमें जैसे सपोज करो Fe+3 होता, ठीक है। अब Fe+3 की बात करूं तो अब मैं K4 FeCN6 के बाद तो K3 FeCN6 की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान देना, तो यहां पर Fe+3 है तो आयरन 26 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये पहले तो Fe+2 था, अब Fe+2 की जगह क्या आ गया? Fe+3 आ गया। Fe 26 है और 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो अब ये 23 हो गए। अब 23 हो गए तो अब यहां पर प्रॉब्लम आ गई। x की वैल्यू अगर अपन तो यहां पर 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, जब तक, अब मैं इसको कंफ्यूज मत करो, पहले तो ये देखो 23 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का सम 36 होगा। इसका मतलब अगर इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है तो 36 होने के लिए इसको 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ कि 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 6.5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, कोई आधा बॉन्ड तो हो नहीं सकता, आधा लिगेंड तो जाएगा नहीं। तो अब इस केस में क्या होता है कि दो चीजें हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर रह जाए या फिर 7 पे रह जाए। अगर देखो तो हमेशा ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक रूल है कि हर जो ये सारे के सारे हैं वो किसके नियर जाना चाहते हैं? क्रिप्टॉन के नियर जाना चाहते हैं। किसके नियर जाना चाहते हैं? क्रिप्टॉन। लेकिन क्रिप्टॉन को कभी ओवरटेक नहीं करेंगे। ओवरटेक करने का मतलब 36 से 37 पे नहीं जाएंगे। 37 पे जाना मतलब पोटेशियम के नीचे आ जाना, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। समझ में आ गया? जैसे 12 था इवन नंबर, तो ओड नंबर आ जाए तो वो नियरेस्ट जाएगा, यानी 36 को ओवरटेक नहीं करेगा। या तो 36 तक पहुंचेगा या 36 से जस्ट पहले रुक जाएगा, लेकिन 36 को ओवरटेक नहीं करेगा। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये वैल्यू 37 तक नहीं जाएगी, लेकिन उसके नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 35। तो वो नियरेस्ट वैल्यू तक जाएगा। नियरेस्ट वैल्यू तक जाएगा तो 35, तो इसको 35 कर लो, तो फिर वापस क्या हो जाएगा? वापस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। तो और इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है। तो K3 FeCN6 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35,
अगर आपको देखो इसमें दो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया 35 हो गया, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35। तो आप ये ध्यान देना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ट्राई करता है कहां तक जाने की 36 तक, अगर वो 36 तक नहीं जा पाता है तो वो 35 पर स्टॉप होगा। पर फिर भी इसमें लिमिटेशंस हैं, पर हमारे मेजर का बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इनमें लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन मैं बाद में डिस्कस करता हूं। ये भी ऑक्टेट रूल की तरह ही है, तो आपको मालूम है ऑक्टेट रूल में भी लिमिटेशन है, तो यहां पर भी लिमिटेशन है, लेकिन यहां लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि वो 36 से पहले रुक सकता है, ये लिमिटेशन है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी ये जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जितने भी सेंट्रल मेटल केटाइन कॉम्प्लेक्स में बनेंगे, स्कैंडियम से जिंक तक जितने भी सेंट्रल मेटल केटाइन के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी ये जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैक्सिमम 36 जाएगा, लेकिन 36 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो कम हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 6 से एक्सीड नहीं करता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। रीजन ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेंट्रल मेटल केटाइन के चारों तरफ 6 से ज्यादा लिगेंड अरेंज ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरा ये रूम है तो इसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन ही आकर अरेंज हो सकते हैं, या एक स्फीयर है उसके चारों तरफ सराउंड करने वाले नंबर ऑफ स्फीयर्स की एक लिमिटेशन होती है। मैं यहाँ बीच में पढ़ा हूं तो मेरे को चारों तरफ से घेरने वालों एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर पर्टिकुलर रेडियस के, अगर मेरे चारों तरफ एक मैं पर्टिकुलर रेडियस को फिक्स कर दूं तो मेरे चारों तरफ जो दूसरे लोग खड़े रहेंगे उनका नंबर लिमिटेड होगा, 10, 12, 15, 8, 10, ठीक है। लेकिन यूं तो है नहीं कि मेरे को चारों तरफ से 100 लोग घेर सकते हैं, एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, वो एक उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा अरेंज होने का। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, आप शुरू से देखते आ रहे हो, ओपन चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 प्रॉब्लम नहीं, 4 प्रॉब्लम नहीं, 6 प्रॉब्लम नहीं, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 7 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी कॉम्प्लेक्स नॉन नहीं है। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब 6 होने के बाद लिगेंड सेंट्रल मेटल केटाइन नए लिगेंड से बॉन्ड बनाना तो चाहेगा, लेकिन वो जो लिगेंड, वो जो सेंट्रल मेटल केटाइन है वो चारों तरफ से 6 लिगेंड से गिर जाने के बाद 7वां लिगेंड उसके पास आकर बॉन्ड बना ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उस घेरे में गिर गया। यानी समझो जैसे ये वाला एक, जैसे ये है, ये एक लिगेंड है, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो 11 से पढ़ रहे हो। ये जो रेड डॉट है ये है सेंट्रल मेटल केटाइन, ये जो रेड डॉट है वो सेंट्रल मेटल केटाइन है। अब एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां बना, एक यहां बना, क्योंकि जनरली ये यहां बना और एक ऊपर से यहां बन गया, एक यहां से बन गया, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रल मेटल केटाइन है ये चारों तरफ से तो गिर गया, अब एक तरह से ये चारों तरफ से गिर गया, ये स्फीयर है बेटा। तो कहने का मतलब जैसे मैं इस मेरे हाथ में जो ये केप है ये है सेंट्रल मेटल केटाइन। अब ये जो केप है सेंट्रल मेटल केटाइन। अब ये मैंने है ना देखो इस तरह से चारों तरफ से लिगेंड से कवर हो गया। अब ये नया लिगेंड आ रहा है, तो क्या ये नया लिगेंड बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ मेरा जो ये फिंगर्स और ये इनका क्या हो गया, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। तो वो चारों तरफ से जब कवर हो जाता है तो नया लिगेंड इसकी तरफ आ ही नहीं पाता है, इस तरह से कहीं से इसको रास्ता ही नहीं बनाता। आप ये मत बोलो सर आगे से बना लेगा, आगे से नहीं है, ये स्फीयर है बेटा, ये तो सर्कल बने हुए हैं, तो ये तो स्फीयर है ना। तो स्फीयर होने की वजह से ये तो 3D में सोचो कि ये तो स्फीयर है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो प्लेन, ये चार तो प्लेन पे आ गए, ये ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया। ये रेड वाला हमारा क्या है? रेड वाला हमारा सेंट्रल मेटल केटाइन है। अब इसके ऊपर भी एक स्फीयर आ गया, इसके पीछे भी स्फीयर आ गया, यानी 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसके पीछे भी स्फीयर है और ये आगे भी स्फीयर आ गया, यानी ये 2 स्फीयर है। अब बताओ, अब ये जो रेड वाला सेंट्रल मेटल केटाइन है, ये यहां से तो 4 से गिर गया,
इस तरफ से, और ऊपर से एक स्फीयर रख दिया अपन ने जो सॉलिड स्टेट में अपन पढ़ते हैं, और एक पीछे से आ गया। तो अब ये चारों तरफ से उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ गया ये, ठीक है। अब वो अब ये जो सेंटर मेटल केटायन है उसके ऊपर भी एक स्फीयर, नीचे भी एक स्फीयर, और इधर चारों तरफ स्फीयर। तो अब जब 6 स्फीयर इसको इस तरह से कवर कर गए, तो अब 7वां बॉन्ड बनने के लिए लिगेंड, अगर नया लिगेंड आता है तो नए लिगेंड को स्पेस ही नहीं है कि वो उसके साथ इसके पास में आके अरेंज हो जाए, इसके पास में आके बैठे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा एक्सीड क्यों नहीं करता है? तो मैं बोलता हूँ वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठ गया। यानी ये जो रेड सेंटर मेटल केटायन है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। किसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। एक पीछे की तरफ भी है, ठीक है ना। यानी ये नीचे वाला ब्लू स्फीयर, ये ऊपर वाला ब्लू स्फीयर, और फिर बीच में 4 ब्लू स्फीयर, और बीच में और फिर इन 6 स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड बनी उसके अंदर है सेंटर मेटल केटायन। तो मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होगा, वो जब चारों तरफ से कवर हो जाता है। अब ये रेड वाला नया बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। तो अगर एक स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नया बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से फिर इसमें लिमिटेशन आ जाती है। क्या लिमिटेशन आ जाती है कि अगर उसको 36 होने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 7, फिर वो उस केस में 7 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो 6 पर ही रुक जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ये बोल रहा हूं मैं। अच्छा, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, तो अब आपको तो एग्जाम में सीधा क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि K3FeCN6 में Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? 35। और अगर वो 36 के बराबर है तो हम बोलते हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को भी फॉलो अप कर रहा है। जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है तो हम बोलते हैं ENA रूल को फॉलो कर रहा है, और 36 से कम है तो हम बोलते हैं ENA रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे ये देखो, हम निकल देखें NiCO4। अब निकल यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 28 है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, 20। तो इसमें 28 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं। अब 28 में कितना करें कि 36 हो जाए? तो 8। अगर मैं 28 में 8 जोड़ दूं तो 36 हो जाएगा। तो 36 मतलब ये हो गया, देखो 4 × 2 8। तो NiCO4 का ENA कितना है? 8 है। सॉरी, ENA कितना है? 36 है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसका अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, CONH3 होल 4 + 2। तो यहां पर देखो ENA निकाल रहे हैं, तो कॉपर प्लस सीधा है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इसका ENA कितना है, तो कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 29। कॉपर +2 कर दोगे तो 27। तो ये कॉपर +2 है, ये 27। ये लिगेंड कितने? 4 है, 4 का डबल कर दो 8, तो कितना हो गया? 35। तो इसके अंदर ENA, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर का ENA कितने हैं? तो इसका ENA हो जाएगा 35 EAN। बहुत बार खाली पूछते हैं कि इसका ENA बताओ, और बहुत बार हम, अच्छा इसका मतलब ये फिक्स हो गया। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉपर +2 में 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 36 या 36 के नियर जाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। 5 बनाते ही 37 हो जाएगा, तो वो तो होगा ही नहीं। तो या तो
या तो ये मतलब 36 के जस्ट पहले 35 है, तो ये इसका मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 4 लिगेंड से कंबाइन करेगा। जिंक प्लस 2, तो ये जिंक प्लस 2, ये जिंक प्लस 2, तो यहां पर देखो जिंक का कितना होता है 30, जिंक प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिंक 2 प्लस 2 में, जिंक 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन हो गए 28 हो गए। जिंक में तो 30 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां जिंक प्लस 2 है, ठीक है, और 28 में कितना करेगी 36 हो जाए, तो इसका मतलब ये 4। तो आपको समझ में आ गया जिंक और कॉपर कभी भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 कर ही नहीं सकते। अगर जिंक का और कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए, सपोज करो ये 5 हो जाता, ठीक है, ये तो एक मिनट, एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अगर आपको पूछे इस कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर का ईएनए कितना है 35, यहां ये पूछा जाए कि इसका ईएनए कितना है 28 प्लस 8 36 ईएनए, ठीक है। और अगर आपको ये बोले कि क्या जिंक और कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका ईएनए 36 से एक्सीड नहीं हो सकता। ईएनए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किससे एक्सीड नहीं हो सकता, 36 से एक्सीड नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा 36 से कम तो पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कॉपर और जिंक का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। कॉपर और जिंक का, कॉपर प्लस 2 और जिंक प्लस 2 आयन का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा। अगर मैं सपोज करो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दूं, जिंक NH3 होल 6 प्लस 2, ठीक है। अब आप बोलते हो सर सब में कोबाल्ट में प्लस 6 होता है, तो इसमें प्लस 6 क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जिंक प्लस 2 है, तो जिंक प्लस 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिंक में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जिंक प्लस 2 में क्या हो गए 28, और ये 6 का मतलब कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। 6 NH3, तो जिंक को 6 NH3 ने 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 28 और 30 ये हो गया 40, जो किसी हालत में पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो भी नहीं बनेगा, 5 करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं कोबाल्ट प्लस 3 का देखो, कोबाल्ट प्लस 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Cn कितना होगा, Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम रिवर्स कंसेप्ट से निकालेंगे। कोबाल्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। अब कोबाल्ट को आपने कोबाल्ट प्लस 3 में कन्वर्ट किया, तो 27 में से 3 गए, तो ये हो गया 24, 27 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 24, 27, 24, 25, 26, 27। अब इसके अंदर कितना हो जाए कि 36 आ जाए, तो 36 तक जाने के लिए हमको 36 तक जाना है, क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 भी चाहेगा ना कि मेरा क्रिप्टोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए, तो 24 में कितना जोड़ेंगे 36 हो जाए, तो इसको 12 जोड़ूंगा, तो 24 प्लस x इक्वल्स टू 36। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए 6 लिगेंड चाहिए इसको, कितने लिगेंड चाहिए 6 लिगेंड चाहिए। आप देख लो सारे कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट प्लस 3 के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होते हैं, और इसके अंदर ENA 36 हो गया। तो सीधा है ENA, अगर खाली आपसे पूछे ENA कितने हैं, तो कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ठीक है। कैसे कर लेंगे, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, फिर जितने लिगेंड है उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका डबल इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 27 कोबाल्ट प्लस 3 24। अब लिगेंड कितने हैं 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 24 प्लस 12 36। इसका मतलब ये 36 Cn इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर रहेगा।
तो ये यही चीज सारी मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो आप पोस्ट करके रीड कर लेना, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है जो लिखा हुआ है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जनरली कोइंसाइड विद द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस इन केस, सेम केस, यानी क्रिप्टॉन जैसा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्रिप्टॉन जैसे जाएगी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जीनोन की तरफ बढ़ेगी। अब ये आ रहा है कि व्हाई डज अमोनिया रेडिली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेयर अमोनियम आयन डज नॉट। तो बहुत सिंपल सा है कि NH3 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये अच्छा लिगेंड होगा। लेकिन जब ये H+ आयन से कंबाइन करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में, यानी NH3 में तो क्या होता है, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, ठीक है, यानी ये लोन पेयर है, तो इसीलिए अच्छा लिगेंड है। लेकिन जैसे ये H+ से कंबाइन करके NH4+ बना लेगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन, ये बन जाएगा दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन पर 0 लोन पेयर 4 सिग्मा है। हाइब्रिड स्टेट तो दोनों पर sp3 है, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल है और ये टेट्राहेड्रल हो गया, यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में चला गया है, ठीक है। ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा टेट्राहेड्रल। इस तो हम क्या लिखेंगे, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हमको तो ये बस ऐसा रिएक्शन लिख देना, इधर लिख देना 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, इधर लिख देना 0 लोन पेयर 4 सिग्मा sp3। अब यहाँ पर लिख देना कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो H+ आयन के साथ कंबाइन करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो इस पर तो लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये सेंट्रल मेटल केटायन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। पर NH4+ के नाइट्रोजन पर NH4+ के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ही नहीं, इसके लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे देगा। तो ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं है। ये लिखना है सीधा आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब एक है ना, मैं क्लियर कर रहा हूं, CuNH3 ये VBT का एक एक्सेप्शन है जो बहुत बार एग्जाम में आ भी जाता है। इसका मेरे पास अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन CFT में आएगा, बट इसको अभी बताना इसलिए जरूरी है कि VBT की ये लिमिटेशन है। मैं 2 कॉम्प्लेक्स को कंपेयर कर रहा हूं, ये देखो, एक तो ये देखो ZnNH3 प्लस 2 आयन है मेरे पास, और एक ये वाला है CuNH3 प्लस 2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, जिंक 30 3d10 4s2, जिंक 30 is 3d10 4s2, और कॉपर का होता है 3d10 4s1। अब यहां पर जिंक और अब यहां पर जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी +2 है, तो मैं बोर्ड पे ध्यान दो, जब जिंक को जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए बेटा, ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो जिंक +2 बन गया। अब 4NH3, अब जो 4NH3 है वो 4NH3 इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो अब हमारे पास 4NH3 है, तो ये 4NH3 अवेलेबल, ये तो सारे पेयर है, पेयरिंग तो करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है, तो ये sp3 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये sp3, और ये तो 1 2 3 4 sp3, और अब इस केस में ये NH3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ सेंटर जिंक
ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 4, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये दोनों मिलते जुलते हैं। अब ये देखो कॉपर 29, अब कॉपर 29, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1 2 3, और ये ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा ये, इसलिए मैंने हिंट के लिए भी यहां पहले से डिस्प्ले में डाल दिया था। अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1। अब कॉपर को कॉपर +2 में कन्वर्ट करूंगा मैं, कॉपर को कॉपर +1 में कन्वर्ट, सॉरी कॉपर को कॉपर +2 में कन्वर्ट करूंगा, तो कॉपर +2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे +2 से, तो एक ये निकला और एक ये निकला। अब आप ये मत बोलो कि D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कैसे निकला, तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में कि कॉपर +2 एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, और उसका डिस्कशन मैं प्रीवियस चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट में कर चुका हूं, वो वहां देखेंगे, वहां देखो आप। यस, तो ये कॉपर +2 बन गया, ये कॉपर +2 बनने के बाद ये हो गया, ये सिचुएशन आ गई। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर क्या होता है 4NH3 वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी हूं, अगर मुझे भी नहीं मालूम हो, ये तो मुझे मालूम है, इसमें एक्सेप्शन है, अगर मुझे एक्सेप्शन मालूम नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी की तरह यहां पर क्या कर दूंगा 1 2 3 4 करके sp3 ऐसा बनाऊंगा, मैं भी ऐसा बनाऊंगा, लेकिन हमने ऑब्जर्व इसको टेट्राहेड्रल नहीं किया, स्क्वायर प्लेनर किया हमने। इस ये वाला कॉम्प्लेक्स तो टेट्राहेड्रल है, और ये वाला क्या ऑब्जर्व किया हमने, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो लॉजिक ये दिया गया, स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 है, sp3 से टेट्राहेड्रल बनता है और dsp2 से स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो ये बेटा एक्सेप्शन है, इस जो VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया, CFT ने भी है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मैं अभी कुछ फर्दर क्लासेस में आएगी डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का, नेक्स्ट थ्योरी रही हुई है, 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी पढ़ा दी, VBT पढ़ा दी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो अभी लिमिटेशंस देख रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन देगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, अभी याद रख लो बेटा, ये यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देना, तो VBT ने इसको कैसे समझाया, VBT ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, हाँ बस यूं आ जाता है। अब क्यों आता है, VBT ने कहा मेरे को मालूम नहीं, बस आ जाता है। जैसे आप मेरे से बोलो सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आया, मेरे को मालूम नहीं, बस आ जाता है। ये मेरा आंसर नहीं, ये VBT का आंसर है। इसका मतलब VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ कॉम्प्लेक्स, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है बहुत बार, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि VBT के अकॉर्डिंग इसको समझाओ, तो VBT के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो 4NH3 है, अब जो ये 4NH3 है, अब ये 4NH3 का 1 2 3 और 4 यहां पर आ जाता है। यहां पर आकर ये क्या बना देते हैं, dsp2, क्या बना देते हैं ये dsp2, यानी एक D के साथ और 3 P के साथ, यानी ये कोऑर्डिनेट को, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो ध्यान रखना दोनों एक जैसे होते हुए भी ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल क्यों है समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है नहीं समझ में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब VBT नहीं समझा पाई, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझा पाए, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस अभी कंसेप्ट को इग्नोर करो, हम CFT में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। अभी VBT चल रही थी, CFT स्टार्टिंग ही हुई है, तो मैं कैसे बताऊं अभी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि VBT के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे करना है।
तो ये 1 2 3 4 दे देता है। तो ये ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये sp3 है, ये dsp2 है। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखना बेटा। तो आज वाली क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा। पर अभी क्लास ओवर होने से पहले मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं और वो क्वेश्चन आप पोस्ट करके सेल्फ करो, ट्राई योर सेल्फ। तो एक क्वेश्चन तो ये करो, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और सॉल्यूशन आंसर्स मैंने दे रखे हैं, तो पहले इन पे निकाल के आंसर मैच करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आपके कंसेप्ट्स, आपकी लर्निंग सब इंप्रूव होती जाएगी और रिटेंशन भी इंप्रूव होगा। कंसेप्ट क्लियर होते हैं जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स दिए, नेम्स है बेटा। हाँ सॉरी ओके करेक्ट मैं रॉन्ग हूं। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स है, राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो 10 IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो नेम लिखे हुए हैं, इनके फॉर्मूले बनाने हैं आपको। ये भी एक बुक का ही, तो इनको रीड करके आप इनके फॉर्मूले बनाओ और एक बार फॉर्मूले बना देना पोस्ट करके इसको। और फिर उसके बाद इसके देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, क्या करना है पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। मैं सॉल्यूशन इसलिए दे देता हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर लो। ये ट्राई योरसेल्फ है। फिर इसी तरह से यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके नेम आप लिखो, आप एक बार नेम लिख लेना और उसके बाद अपने आंसर यहां से मैच कर देना। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ये सब है, ये हम सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।